Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about all the reasons which can lead you for visa rejection, or if you have got the visa rejection, this video is must for you so that you can learn from on what grounds immigration can give you rejection. तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आपको सुननी है एंड तक, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि किस किस रीजंस की वजह से रिजेक्शन आ सकता है और आप उसमें क्या कर सकते हो जिससे कि आप अपने रिजेक्शंस को बचा सकते हो। सो पहला रीज़न जो है वो है आपका गैप। देखो, न्यूजीलैंड में ना एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन इफ़ यू आर 40, 45, इवन 50 ईयर्स ओल्ड, हमने 50 ईयर्स ओल्ड तक के स्टूडेंट का वीज़ा लिया हुआ है। बट उनका वीज़ा इसी ग्राउंड पे आया क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब बैंग ऑन थे। उनके पास अपने वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट थे, सैलरी स्लिप थी, आईटीआर्स थी, और उनके पास सब्सटैंशियल वर्क एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पर उनको वीज़ा आया है। तो जितने भी बच्चे आज की डेट में वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनके पास 8, 9, 10 साल, 12 साल, 15 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है और आपके पास सारे वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको वीज़ा लेने से कोई नहीं रोक सकता। गैप विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू हैव ऑल दी वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो उनको कैश में सैलरी मिल रही है उसके बेसिस पर आपको वीज़ा मिल सकता है। तो लेट मी करेक्ट यू माय फ्रेंड कि अगर आपकी जो सैलरी है वो कैश में आ रही है, दैट वुड नॉट गोइंग टू गेट यू द वीज़ा। आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। अब जो अकाउंट में सैलरी आ रही है वो 10,000 15,000 अगर है तो भी वो इनफ नहीं है, क्योंकि देन इट क्लियरली शोज कि दैट यू आर नॉट अ स्किल्ड पर्सन जिनको एटलीस्ट 35 to 40,000 सैलरी भी मिल सके। ये एक स्टैंडर्ड है जो हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपकी सैलरी भी लो है तो वो आपको लो स्किल में कंसिडर किया जाता है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, पहले 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 10-15 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है, दैट कैन वर्क। बट इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 30+, you have got 5-6 years of experience and your salary is only merely 10 to 15,000, and that too in cash, that's a big trouble for you. Second thing in the list is your funding. अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फंडिंग में आज भी कंफ्यूजन है। देखो, फंडिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके जो फंड्स हैं वो एटलीस्ट 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए, एंड जो भी फंड्स हैं वो एक जेन्युइन सोर्स से होने चाहिए कि आपकी जो ये फंड्स हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, वेयर दीज फंड्स आर कमिंग फ्रॉम। इज इट फ्रॉम योर सैलरी ऑफ द स्पॉन्सर और फ्रॉम द बिजनेस इनकम? सो इफ़ इट इज़ फ्रॉम द सैलरी, तो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सेविंग्स किए हैं उसका आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा इमिग्रेशन को कि आपने किस तरीके से अपनी सैलरी से पैसे सेव किए हैं। Now these savings can be in the form of FD, it can be form of these shares, it can be in the form of mutual funds. बट अगर आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड शो कर रहे हो तो आपको पूरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और आपको वो फंड्स डाइल्यूट करके अपने अकाउंट में डालने पड़ेंगे। एफडी के केस में ऐसा नहीं है, एफडी आप एज इट इज़ शो कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम जीपीएफ एंड पीएफ। ये भी अगर आपका या आपके स्पॉन्सर का ये पैसा डिडक्ट हो रहा है तो दिस कैन ऑल्सो बी शोन एज द प्रूफ ऑफ फंड्स कि आपके पास ये फंड्स अवेलेबल है। इसके साथ आपको एक लेटर देना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट से जो आपका पीएफ और जीपीएफ डिडक्ट कर रहे हैं कि इसको विड्रॉ करने की क्या पॉलिसी है, दैट नीड्स टू बी गिवन। इसके बाद जो आपने सेविंग्स अपने सेविंग अकाउंट में की हुई है, दैट कैन वर्क। नाउ फॉर द बिजनेस पीपल, अगर आपकी इनकम बिजनेस से है तो आपको बिजनेस के सारे रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास जीएसटी है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है, पार्टनरशिप डीड है, प्रोप्राइटरशिप है, उसके आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। आप किस तरीके से बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहे हो वो आपको शो करना पड़ेगा, और फिर उस फंड्स को आपने अपनी आईटीआर में डिक्लेयर किया है या नहीं किया है, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि टैक्स बचाने के लिए मिनिमम बार की आईटीआर फाइल करते हैं जिससे कि वो टैक्स बचा सके। बट वही आज की डेट में सबसे बड़ा ट्रबल आ रहा है कि आप टैक्स तो बचा लेते हो बट उस आईटीआर के बेसिस पर आप वीज़ा नहीं ले पाते हो। तो यहाँ पे इस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव मल्टीपल स्पॉन्सर्स, बट अगेन मल्टीपल स्पॉन्सर्स की भी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको बताना पड़ेगा विद प्रूफ कि ये जो फंड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, आपका सोर्स क्या है।
Now after this, the major important point is your SOP. Now SOP is the mirror image of your profile कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपके स्पॉन्सर्स कौन हैं, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, आपने न्यूजीलैंड क्यों चूज़ किया है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो अगर आपने लोन लिया है तो वो लोन की रीपेमेंट कैसे होगी. एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्सप्लेन टू द वीज़ा ऑफिसर in a very detailed manner. Otherwise, they will have a question and they can call you. Now, calling you means an interview. Now, in your interview, they can ask you about your education background, they can ask you about your work experience, they can ask you about your funding, who is sponsoring you, what is the source of their income. Each and everything you should be aware of. बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 100% एजेंट्स पे रिलाई करते हैं, उनको यही नहीं पता है कि उनकी फंडिंग किस तरीके से एक्सप्लेन की गई है, उनके कौन से फंड्स हैं जो किस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, उनका रीज़न क्या है न्यूजीलैंड जाने का, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, आपका जो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके फ्यूचर के कोर्स से किस तरीके से अलाइन होता है. तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इनका आंसर कैसे देना है. So if you will be filing your visa with us, we will prepare you for each and every question which immigration might ask you. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन. अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को, अगर इनमें जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने डिस्कस करी हैं, इसमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि एज़ पर द रेगुलेशन नहीं है तो दे ट्राई एंड फॉर्ज द डॉक्यूमेंट. इस केस में इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट वेरीफाइबल देन यू वुड हैव टू फेस अ रिजेक्शन अगेन. सो एवरी डॉक्यूमेंट विच इज़ गोइंग टू द इमिग्रेशन, each and every document has to be clearly explained, visible and verifiable, so that immigration will not have any doubt on your profile and they will give you the visa. तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स के ध्यान देंगे आप, अगर तभी आपको वीज़ा आएगा. अगर आपने इनमें से कोई भी एक लूज पॉइंट छोड़ा तो आपको रिजेक्शन देखना पड़ सकता है. इस पूरे प्रोसेस में राइट फ्रॉम चूजिंग द राइट कोर्स, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आज की डेट में डिमांड में नहीं है, बट क्योंकि उनमें एडमिशन लेना आसान है तो स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत एंटाइज हो जाते हैं कि हम इस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, हमारा इजीली एडमिशन हो जाएगा. बट उसके बहुत सारे अच्छे ऑल्टरनेट्स हैं जो कि आप ले सकते हो. एक और चीज़ कि आप अगर पढ़ाई से घबराओगे तो आपको दिक्कत होगी. अगर आप पढ़ाई से घबराओगे कि मेरी क्लासेस जो हैं वो हफ्ते में 5 दिन हैं और मुझे वहाँ पे बहुत असाइनमेंट करने पड़ेंगे तो मैं कैसे पढ़ूँगा. तो अगर आप अपनी पढ़ाई से ही घबराओगे कि मुझे 4 दिन पढ़ना है, 5 दिन पढ़ना है, असाइनमेंट करने हैं, तो वो इमिग्रेशन ऐसे पकड़ लेगा आपको और फिर आगे जाके आपको ट्रबल होगा. तो माई एडवाइस टू यू वुड बी दैट try and go to the universities because university have more credibility, they have a filtration process. वहाँ की फीस ज़्यादा हो सकती है बट अगेन your visa probability will be much higher. Take IELTS and PT exam and try and score higher marks in IELTS and PT. Your funding, your sponsor should be very strong, then only you will be able to get the visa. I'm sure कि आपके बहुत सारे questions होंगे, doubts होंगे जो कि आपको clear करने होंगे. There's a link given in the description. Click that link, get in touch with us so that we can understand your profile and give you the best possible solution as per whatever problem you are facing. So thank you for watching this video. If you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family and subscribe to BSc. We shall see you in our next video. Till the time, you guys take care of yourself. Bye bye.